हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। और आज के साइंस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। और नर्वस सिस्टम अपने आप में एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे नर्वस सिस्टम को बहुत इजी तरीके से क्लासिफाई हम कर सकते हैं, और न्यूरॉन और वर्सेस न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होती हैं उनको समझेंगे। कई सारी टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, जैसे कि न्यूक्लियाई, गैंग्लिया, और कई सारे माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक्शन पोटेंशियल, इंपल्स कंडक्शन, न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन, और डिफरेंट चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर थ्योरी एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नर्वस सिस्टम। यदि हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो दिस इज द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि दिस इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब आपका ऐसा सिस्टम जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है आपके डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को। जैसे कि आप बैठे हुए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो इट इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्स ड्यू टू द का जो है न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लर्निंग, मेमोरी एंड वॉट एवर द रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी पोस्चर्स, जेस्चर्स, जितनी भी चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल करता है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नर्वस सिस्टम इज द सिस्टम विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट बॉडी फंक्शंस along with the endocrine system। मतलब हमारी बॉडी के दो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। डिफरेंस क्या है? जो नर्वस सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स एंड बाय कंडक्टिंग इंपल्स कंडक्शन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल के थ्रू। इसलिए इसमें जो हम केमिकल्स होते हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो पहली चीज ये। एंड बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एक बैलेंस के तौर पर मेंटेन्ड रखते हैं। जैसे कि आप सुन रहे हैं तो बैलेंस होकर सुन रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम। तो उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ध्यान में रखना है, होम्योस्टैसिस इज व्हाट इट बैलेंस आवर बॉडी। और देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपका, या हम बोले फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो होती हैं वो होती हैं आपके न्यूरॉन्स। फंक्शनल यूनिट आपके होते हैं न्यूरॉन्स, जिनके हम टाइप्स और उनका जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स आपके जो है इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जो आपके बेसिकली डिवाइडिंग कैपेबिलिटी इनमें नहीं होती है, और इनको जो है ग्लूकोज एंड वाटर और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जरूरी होती है। तो नर्वस सिस्टम को डिफाइन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है जो डिफरेंट बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में रखता है जिसको कि हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं, और इसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो है आपका न्यूरॉन। अब हम बात करें कि आपकी कुछ टर्म इसमें भी आपको समझना है कि कैसे कंट्रोल करता है ये। यहां पर कुछ चीजें आपको सीखना पड़ेगा, दैट इज स्टिमुलस या तो स्टिमुलाई। स्टिमुलस सिंगुलर फॉर्म होता है और स्टिमुलाई आपका जो है प्लरल फॉर्म होता है। तो कोई भी चीज जिससे कि सिग्नल मिलता है हमारी बॉडी को, जैसे कि आप देख रहे हैं लेक्चर चल रहा है इसलिए आप आंखें खोलकर देख रहे हैं, आपके ब्रेन में वो चीजें जा रही। तो स्टिमुलस क्या है यहाँ पर कि आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए एक स्टिमुलस है और ये आपकी मेमोरी में जा रहा है, आप उसको समझ रहे हैं। तो उस तरीके से क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस के कारण ये जो है सिस्टम जो है मैसेजेस को एक्सेप्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंसेशन उनका करता है। तो वो किनके थ्रू करता है? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। एक बेसिक आइडिया हम देखें तो सबसे पहले इसमें स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी चीज जिसके कारण कोई रिस्पॉन्स हो रहा है। जैसे आप एक गरम प्लेट में हाथ रखेंगे तो सडनली हाथ को हटाएंगे, क्यों? क्योंकि जो स्टिमुलस है वो गरम जो प्लेट है वो है। तो स्टिमुलस आपका एक्सटर्नल हो सकता है और इंटरनल एक्टिविटीज हो सकती हैं बॉडी की। उसके बेसिस में जजमेंट करके जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उस तरीके के रिस्पॉन्स को देता है। तो इसमें स्टिमुलस को जो हमारी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन उसको एक्सेप्ट करते हैं, और रिले न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेजेस जो है आपके सेंट्रल सिस्टम तक पहुंचता है। और उसके बेसिस पे जो आपके मोटर न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन जो मैसेजेस को वापस ले जाते हैं और एक्शन कराते हैं, और उस तरीके से फिर वो रिस्पॉन्स देते हैं। तो
स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देते हैं, जो जिसके कारण हमारी बॉडी बैलेंस्ड होती है और कंट्रोल्ड होती है। तो स्टिमुलस या स्टिमुलाई क्या होते हैं, जिनके कारण हमको मैसेजेस मिलते हैं या जिसके कारण सेंसेशन, हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन है जिनको सेंस फील करते हैं, और रिस्पॉन्स क्या होता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू होता है। ध्यान में रखना, क्लासिफिकेशन में और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो दिस वाज द आइडिया अबाउट नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को हम इस तरीके से जो है डिफाइन कर सकते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। अब हम देखते हैं कि कैसे नर्वस सिस्टम को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम को हम दो ब्रॉड तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एनएस यहां पर इंडिकेट करता है आपके नर्वस सिस्टम को। सबसे इसमें आपका होता है इंपॉर्टेंट सीएनएस, जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप डिफाइन कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट इसके ग्रुप होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नेम इंडिकेटिंग द सेंट्रल पार्ट। तो इसमें दो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपका आ जाता है एक ब्रेन और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर को एक अलग से लेक्चर में हम स्टडी करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के को भी हम अलग से स्टडी करेंगे। अभी हम इसका बेसिक क्लासीफाई देखते हैं कि कैसे इसको क्लासीफाई करते हैं। जब हम बात करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, तो इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, बट ये सेंट्रल सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ब्रेन की बात करें तो उसको डिफरेंट पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपका सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होते हैं आपके, और भी कई सारे पार्ट होते हैं जैसे कि पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम। ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, जो कि आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, जो आपकी मेमोरी, लर्निंग, सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, जो कि रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, और आपके कई सारे कंट्रोलिंग सेंटर जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी होते हैं, इनको भी समझेंगे क्या होता है। वॉलंटरी जो हमारे वॉलंटियर में होते हैं, कंट्रोल में होते हैं। इनवॉलंटरी दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में होते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो आपका जो ब्रेन वाला एरिया होता है दैट इज अपर पार्ट, और इसके बाद का जो पार्ट स्टार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जिस एरिया से स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ध्यान में रखना है आपको, फोरामेन मैग्नम वाला पार्ट होता है स्कल का, वहां पर। अब आपका जो ब्रेन होता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड एक स्ट्रक्चर में, आपका जो ब्रेन होता है वो एक स्कल स्ट्रक्चर में कवर्ड होता है, जिसको कि हम क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। तो क्रेनियल कैविटी में कवर्ड होता है, जिसके जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और स्पाइनल कॉर्ड आपका वर्टिब्रा, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें कवर्ड होता है, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें एक और चीज आप बताएंगे कि आपका तो ये जो है बोनी स्ट्रक्चर हो गया, बोन वाले स्ट्रक्चर जो हो गया, जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा। इसके अलावा आपका जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसको एक मेम्ब्रेन कवरिंग करके रखती है। उस मेम्ब्रेन को हम मेनिंजेस बोलते हैं। तो ध्यान में रखना है कि एक और एरिया होता है जिसको कि हम मेम्ब्रेन होती है, जिसका की नाम है मेनिंजेस। ठीक। अब ये जो मेनिंजेस होती है 3 लेयर होती है। आपकी जो सबसे आउटर लेयर होती है दैट वी कॉल द ड्यूरामेटर, फिर आपकी सेंट्रल लेयर होती है जिसको हम अरेक्नोइड मेटर बोलते हैं, और एक सबसे सेंटर में होती है जिसको कि हम पायामेटर बोलते हैं। तो ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मेटर और पायामेटर, इसको अभी ध्यान में रखना है आपको। इसमें जो आपका है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शॉक वगैरह लगने से या उनको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि आपकी जो नर्वस सिस्टम होता है, या हम बात करें जो न्यूरॉन्स होती है, नर्व सेल होती हैं, वो बहुत ज्यादा आपका, जैसे हम बात करें कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस होती है, एक बार आपकी न्यूरॉन जो है ब्रेक हो जाती है तो बहुत ही मुश्किल होता है उसको रिकवर होना, और एक बार मेमोरी लॉस हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जो है हेलमेट वगैरह पहनने के लिए कहा जाता है, और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि बाकी हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो रीजनरेट हो जाती हैं, इनमें रीजनरेटिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती है। और इसका रीजन होता है इनमें सेंट्रियोल नहीं होता। इनकी जब आप सेल की स्टडी करेंगे तो उसको ध्यान में रखना, सेंट्रियोल जो है एब्सेंट होता है, जिसके कारण से ये जो आपका डिवाइडेशन होता है इन सेल्स में नहीं हो पाता है। और नर्व सेल की हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स हमारी बॉडी में नर्व सेल होती हैं। तो हमने देखा है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइडेड है, और जो ब्रेन होता है वो आपके डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, लर्निंग, स्किल को डेवलप करना और चीजों को इंटीग्रेट करना, इंफॉर्मेशन को, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना,
एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप करना कहीं ना कहीं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कारण ही होता है। तो सबसे पहला पार्ट हो गया सीएनएस, जिसमें आप एक ओवरव्यू इस तरीके से हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पीएनएस, जो कि आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। अदर देन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो आपके नर्व सेल और न्यूरोग्लिया सेल्स होती हैं वो आपके सिस्टम को बनाती हैं। न्यूरोग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होती है, पेरिफेरल में भी होती हैं। अब पीएनएस जो होता है आपका, अब इसमें दो तरीके से होता है। एक तो न्यूरॉन जो होते हैं इसके सेंसरी न्यूरॉन हो सकते हैं, सेंसरी नर्व सेल्स होती हैं, और दूसरी होती है इसमें मोटर नर्व सेल। ध्यान में रखना, सेंसरी और मोटर नर्व सेल। अब जो सेंसरी नर्व सेल होती हैं वो मैसेजेस लाने का काम करती हैं। तो जो मैसेजेस, जो न्यूरॉन मैसेजेस लाते हैं उनको हम अफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। अफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं जो मैसेजेस को लाते हैं, अफरेंट न्यूरॉन ध्यान में रखना है। और जो आपके मोटर न्यूरॉन हैं जो मैसेजेस को ले जाते हैं और फिर उसके बाद में आपका जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। तो अफरेंट और इफरेंट आपको समझ में आ गया। अब आपका जो सेंसरी न्यूरॉन सिस्टम है ये सेंसेस को लाता है। तो ये जो सेंसरी आपका है ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। सिंपल आप देखें कि एक स्पेशल सेंसरी आपके सेल्स या स्पेशल सेंसेस होते हैं। जैसे कि हम बात करें, आप आंख जो है चीजों को देखकर और उसके बेसिस पे जो आपके ब्रेन में मैसेज जाता है और आप उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीज है। स्मेल हो गया, तो ये आपके जो है सेंसेस स्पेशल सेंसेस में आते हैं। फिर हम बात करें जनरल सेंस। जनरल सेंस जैसे कि बैठे बैठे यदि आपको हेडेक हो रहा है, तो हेडेक हो रहा है आपको, या आपको कहीं बॉडी में पेन है तो उसका सेंसेशन आप फील करते हैं, तो दैट इज नॉट स्पेशल केस, दैट इज अ जनरल सेंसेशन। तो सेंसरी न्यूरॉन इस तरीके से अफरेंट न्यूरॉन कहलाते हैं और ये आपको मैसेजेस जो है आपके डिफरेंट पेरिफेरल पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। फिर मोटर की हम बात करें तो जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उनको अफरेंट भी बोलते हैं। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके के कैसे हो सकते हैं आपके अफरेंट इफरेंट जो है, एक आपने देखा होगा कि कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती हैं और कुछ चीजें ऑटोमेटिक नहीं होती। जैसे ये हाथ को ऊपर उठाना है तो ये हमारे कंट्रोल में है, लेकिन अचानक आप बैठे हुए हैं और आप क्लास में हैं या पब्लिक प्लेस में हैं और अचानक आपको कह दिया जाए कि आप आओ स्टेज में और कुछ बोलें, तो कुछ लोग तो बोल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ में क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के डिफरेंट जो सिस्टम है, बॉडी के फंक्शन है, वो तेज होने लगेंगे या तो कम होने लगेंगे। जैसे कि गला सूखने लगेगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, बॉडी में परस्पायरेशन, पसीना आने लगेगा। तो ये कैसे हुआ? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में के कारण। तो जो आपके कंट्रोल में होता है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसको इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है, तो ध्यान रख, सॉरी, वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, इनवॉलेंटरी नहीं, वॉलेंटरी। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक का मतलब ये होता है कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स में सप्लाई होते हैं और जिनका कंट्रोल हमारे अंडर में होता है, जिसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट अपनी इच्छा से कर सकते हैं, वो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, पेरिफेरल का। और मोटर का इफरेंट वाला पार्ट। और एक होता है आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि हमने बात करी कि सिंपल आप बैठे हुए हैं और अचानक आपको कोई टास्क दे दिया जाए जो कि हमारी थिंकिंग या जो नॉर्मल हमारी आदत नहीं है, और अचानक से मान के चलो फाइट एंड फ्लाइट जैसी कंडीशन आ जाए, तो उस केस में क्या होता है कि अचानक से बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस अपने आप स्लो और तेज होने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपने देखा होगा कि एक सिस्टम ऐसा होता है कि अचानक, ऐसा नहीं कि आप यदि स्टेज में गए तो आप डरते ही रहेंगे लॉन्ग टर्म तक, वहां से आने के बाद भी, अब वहां से आने के बाद में नॉर्मल हो जाएंगे। तो एक सिस्टम जो है चीजों को बढ़ाता है और एक सिस्टम जो है चीजों को कम करता है। तो उसके बेसिस में ऑटोनॉमिक को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो आपका कहलाता है सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। एज द नेम इंडिकेटिंग पैरालिसिस, पैरासिम्पैथेटिक मींस जो कि स्लो डाउन करेगा, और सिंपैथेटिक आपका जो होता है जो कि आपका फाइट फ्लाइट वाला कंडीशन में होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करेगा आपका? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको समझने के लिए जैसे आप बहुत तेज दौड़ लगाएंगे या अचानक से कोई आपके सामने कोई ऐसा एनिमल आ गया जिससे आप डरते हैं, अचानक से कोई जानवर आपके पीछे दौड़ जाएगा, तो अचानक से जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो आपको फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन
में आपको करने की कोशिश करता है कि जो आपको एक्टिवेट होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप बहुत तेज दौड़ेंगे तो क्या क्या कंडीशन आपकी बॉडी में होंगी, वो आपका आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। जैसे हम बहुत तेज दौड़ेंगे तो आंखें जो है बड़ी बड़ी हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा, हार्ट रेट तेज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, पर्सपायरेशन पसीना निकलने लगेगा, और क्या होगा कि कुछ सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाते हैं, जैसे कि गला सूखने लगेगा, मतलब सैलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन स्लो हो जाएगा, स्टमक का जो HCl सिक्रीशन है वो स्लो हो जाएगा, लेकिन कुछ सिक्रीशन बढ़ते हैं जैसे कि पसीना, पर्सपायरेशन होना, और आपका जो है यूरिनेशन डर के कारण कई बार अचानक से कंडीशन ऐसी होती है, तो ये सिंपैथेटिक में आता है। और जो इसको स्लो डाउन करने का काम करते हैं उसको पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। अचानक आप दौड़ के जाएंगे बहुत तेज, तो आप हमेशा नहीं बहुत तेज सांस लेते रहेंगे, उसको स्लो डाउन करने वाला सिस्टम आपका पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो ये हमने देखा, इट वॉज ऑल अबाउट द सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक जो कि आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होता है, सिंपैथेटिक आपका इनवॉलेंटरी, और ऑटोनॉमिक को हम इनवॉलेंटरी भी बोलते हैं, सोमैटिक को हम वॉलेंटरी बोलते हैं, ध्यान में रखना है। जो मोटर एफरेंट के अंतर्गत आता है आपका, और सेंसरी में आपका सेंसेशन और जनरल, स्पेशल सेंस और जनरल होते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है आपका। तो दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफिकेशन में इन्हीं चीजों को डिस्क्राइब करना होता है। ये इस तरीके से हम जो आपके नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके पहले हम जान लें कि न्यूरोग्लिया क्या होता है। इसको आप कई बार सुनेंगे और कई बार एग्जाम में अचानक से क्वेश्चन आ जाता है कि नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करें, एंड व्हाट इज न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया सेल्स, इनको हम जो है न्यूरोग्लिया को ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं और ग्लिया सेल्स भी बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या होती है, आपकी नर्वस सिस्टम जो होता है, न्यूरॉन्स के अलावा जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, आपकी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होती हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होती हैं, जो कि क्या काम करती हैं, आपके न्यूरॉन्स नर्व सिस्टम जो है उसको सपोर्ट करने का काम करती हैं, साथ में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, साथ में जो है कई सारे आपने देखा होगा माइलिन फॉर्म करते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, और कई सारी मेम्ब्रेन को ये फॉर्म करते हैं। तो न्यूरोग्लिया डिफरेंट टाइप की होती हैं। न्यूरोग्लिया जो है अलग अलग इनका फंक्शन के अकॉर्डिंग, सबसे जो यदि हम बात करें तो इसमें अलग अलग टाइप में एक होती है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट्स क्या होती है, स्टार शेप की होती है, इसलिए इनको एस्ट्रोसाइट्स बोलती हैं। और इनका सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता है, ये आपके नर्व सिस्टम, जो नर्व सेल और ब्लड सेल्स के साथ मिलके आपका जो ब्रेन वाला एरिया होता है, वहां पर ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब ये स्टार शेप की होती है और एक बहुत रिजिड एक वॉल तैयार करती हैं। जैसे कि यदि आप फार्मा स्टूडेंट हैं तो देखा होगा कि कई सारी जो ड्रग्स हैं, हर ड्रग्स आपके ब्रेन को नहीं पहुंचती हैं। यदि हर ड्रग ब्रेन तक पहुंचती तो कई सारी प्रॉब्लम हो जाती। तो एस्ट्रोसाइट्स जो होती हैं, तरीके की स्पेशल सेल्स होती हैं, जिनको कि न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं, और ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम करता है। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है स्पेसिफिक परमिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि हर आयन हर ड्रग को नहीं परमिएट करने देगा। लेकिन जो बहुत ज्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, नार्कोटिक होती हैं, ये उनको इजीली क्रॉस करने देता है और फिर ब्रेन से रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको रिस्पॉन्स करता है। तो एस्ट्रोसाइट सबसे पहली, जो कि आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे नीट या आप बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीपैट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर कौन सी सेल्स बनाती है न्यूरोग्लिया की, तो आपको ध्यान में रखना है एस्ट्रोसाइट। फिर हम सेकंड बात करते हैं एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स भी आपकी एक और सेकंड न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। इनका काम क्या होता है, एपेंडाइमल जो सेल्स होती हैं ये जो है आपकी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, आपके ब्रेन और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें एक तरीके का फ्लूइड होता है जो कि आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ब्रेन को, और डिफरेंट आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर करने का काम करता है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आपकी सपोर्टिंग सेल न्यूरोग्लिया बनाती हैं, जो कि कौन सा टाइप होता है इनका, एपेंडाइमल सेल्स होती हैं। तो ध्यान में रखना है आपको एपेंडाइमल सेल, और इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, एक तरीके की आपकी जैसे सेल्स हैं तो उनके प्रोजेक्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि आपके क्या काम करते हैं, सीलिया जो है आपके मूवमेंट, सब्सटेंस के मूवमेंट में हेल्प करती हैं।
तो ये हो गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीलिया और माइक्रोविलाई में क्या डिफरेंस। तो माइक्रोविलाई भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और जो सीलिया होते हैं आपके वो सर्कुलेशन का काम करते हैं और चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो पहली जो सेल्स इसमें पढ़ी हमने एस्ट्रोसाइट, और सेकेंड जो हमने पढ़ी एपेंडाइमल सेल। फिर इसके बाद में एक और स्पेशल काइंड ऑफ न्यूरोग्लियल सेल होती है, इसमें आपका माइक्रोग्लिया या माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लिया क्या होती हैं, ये एक तरीके के मैक्रोफेज होते हैं। मैक्रोफेज का काम क्या होता है, ये आपके जो है ब्रेन में और सीएनएस, और हम बात करें स्पाइनल, आपका जो पूरा जो आपका सीएनएस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें सर्कुलेट करते रहते हैं, और इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं या जो भी इन्फेक्शन है उसको एंगल्फ करने का काम माइक्रोग्लिया सेल्स का होता है, जो कि एक तरीके की न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। तो आपको ध्यान में रखना है माइक्रोग्लियल सेल। फिर एक और सेल्स होती हैं माइक्रोग्लिया सेल के अलावा, ओलिगोडेंड्राइट सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल का काम क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस। एक और सेल्स होती हैं आपकी ओलिगोडेंड्राइट्स। ओलिगोडेंड्राइट सेल्स भी एक तरीके की न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, जो कि माइलिन फॉर्म करती हैं। आपने देखा होगा कि माइलिन एक ऐसा एक फैटी सब्सटेंस होता है जो कि आपके नर्व सेल की स्पीड को बढ़ा देता है। जैसे हम नर्व सिस्टम के बारे में पढ़े, तो नर्व सिस्टम जो है सबसे फास्टेस्ट काम करने वाला सिस्टम हमारी बॉडी में, जो माइक्रो मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। ठीक है, तो ओलिगोडेंड्राइट्स जो है माइलिन बनाती हैं, जो कि एक्सॉन्स में आपके एक माइलिनेटेड एक्सॉन्स और माइलिनेटेड न्यूरॉन को फॉर्म करने में हेल्प करता है, और रैपिड ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स को हेल्प करता है ये। तो हमने देखा अभी कौन से टाइप की, 4 तरीके के हमने देखे कि न्यूरोग्लिया सेल्स होती हैं। ये सीएनएस में प्रेजेंट होती है ज्यादातर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पहला आपका जो था सबसे पहले हमने देखा न्यूरोग्लिया सेल्स में आपका इनको जो है न्यूरोग्लिया सेल्स को सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। ओलिगोडेंड्राइट्स आपने देखा, फिर उसके पहले आपने माइक्रोग्लियल सेल्स देखा, फिर आपने स्टडी की जो है माइक्रोग्लिया के पहले आपने स्टडी की एपेंडाइमल सेल्स, और उसके पहले आपने एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स का काम क्या था, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम था, और ब्रेन को थोड़ा सा जो है रिलैक्स भी करते जाना चीजों को। लर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आपका जो एस्ट्रोसाइट्स का काम क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम होता है। और दूसरा आपका जो सेकंड हम बात करें एपेंडाइमल सेल, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाने का काम होता है। और आपका जो ओलिगोडेंड्राइट सेल्स या उसके पहले माइक्रोग्लिया सेल हमने पढ़ा, वो फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। और एक और सेल्स होती हैं आपकी जिसको कि हमने देखा ओलिगोडेंड्राइट सेल, जो माइलिन एक तरीके का केमिकल बनाती हैं, जो फैटी केमिकल्स होता है और आपके न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को फास्ट कर देता है। एक और सेल्स आपने इनमें सुना होगा, स्वान सेल। स्वान सेल भी एक तरीके की न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं, जो कि आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में भी प्रेजेंट होती हैं और नॉन माइलिनेटेड में भी होती हैं, जो कि एक तरीके की लेयरिंग बनाती हैं, और जिसको कि हम न्यूरिलेमा बोलते हैं। आपके न्यूरॉन में एक तरीके की लेयर बनाती हैं और आपके सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। तो एक तरीके, और हाँ, ये माइलिन सीथ बनाती हैं। स्वान सेल जो है आपकी माइलिन सीथ मतलब एक तरीके का कवरिंग बनाने का काम करती हैं। आपके जो न्यूरॉन्स का एक्सॉन वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर ये मेम्ब्रेन की एक सेल्स की कवरिंग होती है, जिसको कि हम माइलिन सीथ बोलते हैं। तो ध्यान में रखना है ये आपको 5 न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। अब हम पढ़ते हैं न्यूरॉन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे जब न्यूरॉन की। न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी बोलते हैं, और जो न्यूरॉन होता है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्पल्स को जनरेट करने में, कंडक्ट करने में। और इसके यदि हम पार्ट की बात करें तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल बॉडी, फिर आपका एक्सॉन, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं और एक्सॉन एक सिंगल लॉन्ग उसका प्रोसेसेस होती हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करें सेल बॉडी की। सेल बॉडी की बात करें तो जब आप न्यूरॉन की स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके का जो ब्रॉड पार्ट होता है, जिसमें आपके क्या होते हैं, डिफरेंट आपके
इसमें आपका न्यूक्लियस होगा, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होंगे और कई सारे इसमें से जो स्मॉल प्रोजेक्शंस निकले होंगे, स्मॉल प्रोजेक्शंस जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये डेंड्राइट्स इसमें से निकले हुए रहते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। और एक लॉन्ग पार्ट इसमें से निकला हुआ होता है, ये आपका जो टैपर्ड एरिया कहलाता है, इसको हम एक्सॉन हाइलॉक बोलते हैं, ध्यान में रखना। ये आपका एक्सॉन हाइलॉक कहलाता है, यहीं से आपका जो है एक्सॉन स्टार्ट होता है और ये फिर धीरे होके आगे एक लॉन्ग फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर जो है एक्सॉन का होता है और इसके ऊपर एक तरीके की लेयरिंग होती है, ठीक। तो ये एक्सॉन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है सेल बॉडी। अब सेल बॉडी वाला जो पार्ट होता है, ये आपको क्या डिस्क्राइब करना है कि ये आपका ब्रॉड एरिया होता है जिसमें आपका साइटोप्लाज्म होता है और अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि अदर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एटीपी प्रोडक्शन के कारण ही जो है आपका इसको ग्लूकोज और कई सारी चीजों की जरूरत होती है, जिसके कारण आपका नर्व सेल एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती है। तो सेल बॉडी जो है आपका जो है सीएनएस की हम बात करें और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, अभी सीएनएस में हम बात करें तो आपका जो है ये ग्रे मैटर को फॉर्म करती है। आपने देखा होगा कि आपका जो सेल बॉडी है वो और आपका एक्सॉन है, तो सेल बॉडी आपका ग्रे मैटर बनाती है। आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखा ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है, तो ये जो आपके ग्रे मैटर को बनाती है। यदि हम बात करें आपके सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो आपका जो ब्रेन वाला पार्ट होता है, तो ब्रेन वाले पार्ट में ये पेरिफेरल पार्ट में होती है, ब्रेन के ये पेरिफेरल पार्ट में होती हैं और ये ग्रे मैटर बनाने का काम करती हैं, तो ध्यान में रखना है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को, जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। ध्यान में रखना है आपको कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो होता है उसको हम न्यूक्लियाई, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, जो सेल बॉडीज ऐसी होती हैं ये आपके पूरे इस एरिया में होती हैं और सेंटर में इनके एक्सॉन होते हैं। तो आपका जो न्यूक्लियाई वर्ड है, न्यूक्लियाई किसको बोलते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में, पेरीफेरी में जो सेल बॉडी है ग्रे मैटर को बनाती है और इनके ग्रुप को जो है हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में इनके ग्रुप को हम गैंग्लिया बोलते हैं या गैंग्लियन बोलते हैं। तो न्यूक्लियाई और गैंग्लिया वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रुप ऑफ आपका सेल बॉडी न्यूक्लियाई और गैंग्लिया कहलाती हैं। इनको हम जब सीएनएस की बात करते हैं तो इनको न्यूक्लियाई बोलते हैं और सीएनएस के जब बाहर प्रेजेंट होती हैं तो इनको हम गैंग्लिया या गैंग्लियन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं सेल बॉडी में ही आपके जो है न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस होती है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिंथेसाइज होकर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और आपके एंड बटन में आ जाता है। तो अभी हम सेल बॉडी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो न्यूक्लियाई और गैंग्लिया ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर उसके बाद हम बात करें आपका दूसरा जो पार्ट होता है एक्सॉन। तो सेल बॉडी में यही चीज ध्यान रखना है कि ये ग्रे मैटर फॉर्म करती हैं और ये ग्रुप ऑफ जो इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है इसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं और पेरीफेरल में इनको हम गैंग्लिया बोलते हैं। और ये जो है साइटोप्लाज्म होता है, इनमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और इनमें एक चीज नहीं होता है सेंट्रियोल, जो कि ये एक्सेप्शन है। सेंट्रियोल इन सेल्स में नहीं होता है जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इनमें इसी कारण से जो है रीजनरेशन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सेंट्रियोल। फिर हम बात करते हैं एक्सॉन की। तो एक्सॉन जो होता है लॉन्ग प्रोजेक्शन होता है और डेंड्राइट्स भी लॉन्ग प्रोजेक्शन, ये स्मॉल शॉर्ट प्रोजेक्शंस होते हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट। तो एक्सॉन और डेंड्राइट मिलके ये क्या बनाते हैं आपका, ये व्हाइट मैटर बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं आपका, व्हाइट मैटर बनाते हैं। जैसे हम बात करें कि इस तरीके से आपका जो सेंट्रल नर्वस ब्रेन में आपके साइड में थे और ये एक्सॉन इस तरीके से थे। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है आपके एक्सॉन्स होते हैं, ये व्हाइट मैटर बनाते हैं और ये आपके जो है सेंटर में होते हैं। आपका जो है यहाँ पर ये जो होते हैं सेंटर में होते हैं, तो ध्यान में रखना है आपका। और ये व्हाइट मैटर बनाते हैं, व्हाइट मैटर सेंटर में होता है और ग्रे मैटर जो होता है आपके पेरीफेरी में होता है। अब ये जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स मिलकर ग्रे मैटर बनाते हैं और एक्सॉन्स के ग्रुप को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन के ग्रुप को हम ट्रैक्ट्स बोलते हैं, ट्रैक्ट्स। तो ध्यान में रखना है ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स
इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड द ट्रैक्ट्स। और इनको जब हम बात करते हैं आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नॉर्मली इनको हम नर्व फाइबर कहा जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सॉन। एक्सॉन में अब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन प्रोटीन के बेसिस पे नर्व सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन नर्व सेल और नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल। एक्सॉन में माइलिन के प्रेजेंस के कारण नर्व सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, माइलिनेटेड नर्व या न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब हम बात करें माइलिनेटेड न्यूरॉन में, तो हमने देखा कि माइलिन जो आपकी ओलिगोडेंड्राइट सेल्स होती हैं वो माइलिन को रिलीज करती हैं। और आपकी यदि हम बात करें जो आपका पेरीफेरी वाला जितने भी एक्सॉन होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस जो कैरी करते हैं, उसमें ज्यादातर आपके माइलिन सीथ की कवरिंग होती है। एक्चुअली क्या होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन की हम बात करें, जैसे इसी में हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये सिंपल न्यूरॉन है आपका, और इसकी जो लेयर होती है इसकी हम मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा बोलते हैं। मेम्ब्रेन ओवर द एक्सॉन एक्सोलेमा कहलाती है नॉर्मली। और ये आपके जो है एक्सॉन है, लॉन्ग पार्ट इसका एक्सॉन कहलाता है, और ये आपके जो है एंड बटन कहलाती हैं आपके, या तो हम इनको एंडिंग नॉब्स भी बोलते हैं, ठीक। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ पर एक्सॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सॉन में क्या होता है आपका, माइलिनेटेड जो होता है ये माइलिन प्रेजेंट होता है इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और एक कवरिंग स्वान सेल की इनकी होती है इस तरीके से। और जहां पर आपकी जो एक्सोलेमा होती है और एक और लेयर बनाती है जिसको हम न्यूरीलेमा बोलते हैं। न्यूरीलेमा क्या होती है, स्वान सेल की कवरिंग होती है एक, और इनके बीच बीच में माइलिन जो है फैटी प्रोटीन्स या फैटी आपका जो फैटी सब्सटेंस होता है वो प्रेजेंट होता है माइलिन। तो ये माइलिन क्या करता है, ये जहां पर ये पोर्शन आपको खाली दिख रहा है, यहां पर आप इनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनबियर। नोड्स ऑफ रेनबियर क्या होता है, ये जो एक्सोलोमा होती है ये टिनी पोर्स होते हैं यहाँ पर, और जब इंपल्स कंडक्शन होता है तो आपके जो माइलिन सीथ वाले होते हैं नोड्स के थ्रू जंप कर करके जो है जो आपका ट्रांसफर होता है इंपल्स का वो यहाँ पर होता है इनके थ्रू। जबकि हम बात करें नॉन माइलिनेटेड में तो उनमें ऐसा नहीं होता है। तो ये जो गैप आप देख रहे हैं इनको हम नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं, और ये आपके माइलिन प्रोटीन के कारण बनते हैं। और स्वान सेल इन जगहों पर जो आपकी एक्सोलेमा होती है वो टिनी पोर्स जनरेट कर देती है, और डायरेक्ट आपका जो क्या बोलना चाहिए सिग्नल्स हैं वो जंप कर जाते हैं। आपके जो सिग्नल्स हैं बहुत फास्ट हो जाते हैं, रैपिड सिग्नल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ये हो गया एक्सॉन के बारे में। फिर हम बात करते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट प्रोजेक्शंस होते हैं, और डेंड्राइट्स में दो तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं या दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक तो आपके सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो सेंसेस को लेते हैं आपके, और एक होते हैं मोटर जो आपके सेंसेस को लेने के बाद में आपको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये शॉर्ट प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि आपके आपका साइटोसोन या तो हम बोले सेल बॉडी के चारों ओर रहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं एंड बटन, जो इसमें इनको हम जो है एंड बटन की हम बात करें तो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज होने के बाद में इन वेसिकल्स में ही, इनमें वेसिकल्स होती है, इन्हीं में स्टोर्ड होता है, और जरूरत पड़ने पर फिर ये रिलीज होता है आपका। और जब हम बात करें न्यूरॉन जो होते हैं उसके बाद में दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। कभी भी न्यूरॉन जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। तो इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, और इन्हीं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल्स रिलीज होते हैं और सिग्नल जो है पास ऑन होते हैं टू द नेक्स्ट न्यूरॉन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्व सेल। तो इसमें एक और चीज आपका रह गया है, लास्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन की हम बात करें। और फॉर इसमें जो थोड़ा और थ्योरी जो है टेक्स्ट बुक से और ऐड कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द नर्व सेल में। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। अब हम बात करते हैं न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि आपकी जो बोलना चाहिए
बोलना चाहिए कि हम इसको बोलना है कि सिग्नल का ट्रांसमिशन न्यूरॉन्स के द्वारा कैसे होता है। इसको न्यूरो ह्यूमोरल क्यों बोला गया? ह्यूमोरल बेसिकली केमिकल को बोला गया, तो केमिकल्स के थ्रू होता है। तो इनको हम डिफरेंट स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इम्पल्स कंडक्शन। इम्पल्स कंडक्शन। सेकेंड स्टेप की हम बात करें इम्पल्स कंडक्शन के बाद में, तो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। शॉर्ट में हम लिखते हैं रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद में एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब कि आपका पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो न्यूरॉन, जैसे हम बात करें जो न्यूरॉन एक पहले वाला न्यूरॉन है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा और उसके बाद वाला पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। फिर उसके बाद में उसकी एक्टिविटी क्या होगी और फिर उसके बाद में टर्मिनेशन। इस तरीके से 5 उसमें हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इम्पल्स कंडक्शन की। तो इम्पल्स कंडक्शन होता क्या है आपकी, यदि हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स में एक तरीके का पोटेंशियल रहता है रेस्टिंग टाइम पे, जिसको कि हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, समझना है आपको। इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है, कोई भी स्टिमुलस जब न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा तो आपका इम्पल्स कंडक्शन होगा, लेकिन नॉर्मली नहीं होगा। नहीं तो जैसे कि हम देखते हैं कि यदि बहुत अपने आप यदि इम्पल्स कंडक्शन होने लगे बिना स्टिमुलेशन के, तो वो हाइपर एक्टिविटी कहलाती है। उसमें कई तरीके की डिसीजेज इंक्लूड होती हैं। तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है हमारा अप्रोक्सीमेटली होता है -70 मिली वोल्ट, जब रेस्ट कंडीशन में होता है, जब कोई भी स्टिमुलेशन नहीं हुआ होता है। और इस कंडीशन में जो होता है पोलराइजेशन की कंडीशन हम इसको बोलते हैं। पोलराइजेशन स्टेट में होते हैं आपके न्यूरॉन। इसमें आपके यदि हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर आयन होता है सोडियम और इंट्रा सेलुलर होता है आयन आपका पोटेशियम। तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है -70 मिली वोल्ट जो होता है आपका नॉर्मल होता है। अब जैसे ही कोई स्टिमुलस के कारण ये स्टिमुलेट होता है, मान के चलो किसी चीज को टच किया, गर्म चीज को, और अचानक हमारे ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचा, तो ये कैसे होता है? सबसे पहले वो स्टिमुलेशन के कारण ये जो पोलराइज कंडीशन होती है, सोडियम का इनफ्लक्स इंट्रासेलुलर मतलब इनसाइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सोडियम का इनफ्लक्स अंदर जब होने लगता है तो ये क्या कर देता है आपका डीपोलराइजेशन का कारण होता है। डीपोलराइजेशन का कारण होता है। तो ये डीपोलराइजेशन जो होता है, डीपोलराइजेशन के कारण ये अप्रोक्सीमेटली 20 मिली वोल्ट तक पॉजिटिव हो जाता है। और ये थ्रेशोल्ड पार करना जरूरी होता है कोई भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स शो करने के लिए, और यहां से आपकी इम्पल्स का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें एक चीज और है, रिफ्रैक्टरी पीरियड एक कहलाता है। अब ये वन वे डायरेक्शन में होता है। आपका इम्पल्स कंडक्शन हो गया, इट विल गो टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, देन नेक्स्ट न्यूरॉन। तो आपका डीपोलराइजेशन के बाद में ये फिर से जो है आपका सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये इसको फिर से आपको नॉर्मल पोलराइजेशन कंडीशन में मेंटेन कर लेता है। इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। तो इस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। जितनी देर में आपका पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन हुआ फिर रीपोलराइजेशन हुआ, क्योंकि आपका जो एक बार न्यूरॉन ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया, ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा और ये फिर नॉर्मल हो जाएगा, जिसको कि हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पोलराइजेशन। तो ये डीपोलराइजेशन हुआ। एक और आप सुनेंगे सॉल्टेटरी कंडक्शन एक और होता है। इम्पल्स कंडक्शन में दो तरीके के कंडक्शन होता है, जनरल कंडक्शन जो नॉर्मल होता है, और एक होता है सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन में क्या होता है आपका, सॉल्टेटरी कंडक्शन जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं जिनमें माइलिन शीथ होती है, तो उनमें ये कंडक्शन जो रेनवियर नोड्स होती हैं उन रेनवियर नोड्स में ही होता है और बहुत फास्ट गति से होता है ये। तो इसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। मतलब आपका ये जो है पर सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड तेज गति से ये जा सकता है, और 130-150 मिली सेकेंड मतलब मीटर पर सेकंड में ये जो आपका इम्पल्स कंडक्शन कर सकता है। नॉर्मली कम से कम ये जो है 5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड मिनिमम इसकी जो क्वांटिटी है। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन के कारण होता है, बहुत फास्ट होता है। जब ये इम्पल्स कंडक्शन हो जाता है तो सेकंड आपका आता है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। आपका जो मैसेजेस होता है आपके जो डेंड्राइट्स से, सेंसरी डेंड्राइट्स जो है आपके मैसेज सेल बॉडी को पहुंचा देते हैं। इम्पल्स कंडक्शन हुआ, एक्सॉन के थ्रू जो है आपका वेसिकल तक मैसेज आता है,
और वेसिकल्स में आपका रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यदि हम बात करें एक्सॉन के एंड पॉइंट को हम इस तरीके से बनाए वेसिकल्स, और जो नेक्स्ट आपका न्यूरॉन है उसका आपके डेंड्राइट्स की हम बात करें तो इस तरीके से इनमें ये रिसेप्टर है और यहाँ पर आपका ये वेसिकल्स है। तो वेसिकल्स में क्या होता है, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन होता है और यहाँ से आपका जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर इस तरीके से रिलीज होता है। कई सारे प्रोटीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना, जो कि न्यूरो प्रोटीन होते हैं, कई पेप्टाइड्स होते हैं जो कि रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये आपका इम्पल्स कंडक्शन के कारण न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक्शन पोटेंशियल दो तरीके का कर सकते हैं, एक एक्साइटेटरी पोटेंशियल हो सकता है और एक होता है इनहिबिटरी पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। एक्साइटेटरी पोटेंशियल क्या कहलाता है, एक्साइटेटरी पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं तो एक्साइटेटरी पोटेंशियल क्या कहलाता है, जिसमें आपका सोडियम पोटेशियम के अलावा कैल्शियम आयन ऑल कैटायन का इन्फ्लक्स वगैरह होता है, तो उस समय आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। और इन केस ऑफ इनहिबिटरी आपका जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इसमें आपके क्लोराइड आयन का भी जो है मूवमेंट होता है, जिसके कारण इनहिबिटरी पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसके कारण इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होता है। तो एक्टिविटी टू द पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक्टिविटी है वो दो तरीके की हो सकती है। जैसे हम बात करें कि कुछ आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे कि डोपामाइन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी में आपके आ जाते हैं जो कि डिप्रेशन और स्लो डाउन वाली प्रोसेस करते हैं, जैसे कि गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, सेरोटोनिन, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। तो ये दो तरीके के एक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्साइटेशन और इनहिबिशन। तो एक्टिविटी ये शो करते हैं इस तरीके से, ये हो गया। फिर हम बात करें टर्मिनेशन, जब अब इनका एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एक्शन टर्मिनेट हो जाता है। तो दो तीन तरीके से टर्मिनेट होता है, एक तो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, और इनको क्या करते हैं, रीअपटेक कर लेती हैं सेल्स, इनको दोबारा रीअपटेक कर लेती है, जिसके कारण कि फिर से और फिर नॉर्मल कंडीशन जो आपकी स्टेबलाइज्ड हो जाती है। तो इस तरीके से आपका जो है इम्पल्स कंडक्शन होता है न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। हम न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन के एक और वीडियो बना लेंगे, अभी जो है लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल तरीके से समझे, सबसे पहले इम्पल्स कंडक्शन होता है। इम्पल्स कंडक्शन में पोलराइज्ड फॉर्म से वो डीपोलराइज होता है, वो एक्शन पोटेंशियल फॉरवर्ड पास होता है जो नेक्स्ट न्यूरॉन को फिर मतलब एक्शन पोटेंशियल दे देगा, और इस तरीके से ये लिंक के थ्रू आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जो है न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो है अटैच्ड नहीं होते हैं, ये केमिकल्स के थ्रू जो है इम्पल्स कंडक्शन पास होता है, रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, उसका एक्शन एक्साइटेटरी हो सकता है, इनहिबिटरी होगा, फिर उसके रिसेप्टर जो है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी रिस्पॉन्सिबल के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, और फिर आपका टर्मिनेशन हो जाएगा किसका, न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आज हमने देखा कि क्लासिफिकेशन देखा है हमने, और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, न्यूरोग्लिया क्या होती है, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी है, और न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर listening or understanding this whole the lecture. Thank you.